वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? अगर हम सिंपल में कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि हल्का इंतखाब एक वो इलाका होता है जहाँ से एमएलएज अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। यानी जिस जगह से एमएलएज अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उस इलाके को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, यानी कि हल्का इंतखाब। ठीक है। हर एक स्टेट जो है वो बहुत सारे एरियाज में, स्मॉल एरियाज में डिवाइड की जाती है और उन स्मॉल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है। ठीक है। ये स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, एरिया हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन एंड साइज के ऊपर। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग होते हैं वो अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है। और उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगर एक स्टेट लिमिटेड क्या है, कितनी स्टेट जो है सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की एक स्टेट को दी जा सकती है, यानी कि हो सकती है एक स्टेट में। तो अगर किसी स्टेट की आबादी बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत बड़ा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कम से कम किसी एक स्टेट के लिए 500 सीट्स जो है वो एलोकेट की हुई है। किसी भी एक स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 500 जो है एमएलएज की सीट हो सकती हैं और कम से कम जो है वो 60। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उड़ीसा। यानी कि हमने उड़ीसा की कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ने हैं कि उड़ीसा में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो उड़ीसा में जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो 147 है। अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यूपी में सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं वो हैं 403, क्योंकि इस स्टेट की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है, ये सीट जो है डिपेंड करता है किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन और एरियाज के ऊपर। जिस तरह से पौंडीचेरी की जो है वो कितनी सीट्स हैं? 30 है। मिजोरम और गोवा की जो है 40 हैं। ठीक है। और सिक्किम की 32 है। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे जो एमएलएज की जो सीट्स हैं वो स्टेट यूपी को है 403, और सबसे ज़्यादा कम जो है वो पौंडीचेरी को है, वो है 30। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। एवरी 5 ईयर इलेक्शन इज अनाउंस फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर 5 साल के बाद स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है अनाउंस किया जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना जो है कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जो हैं वो उसको अलग करते हैं। और वो कौन से लोग जो है वो अलग करते हैं? वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है। ठीक है। तो वो लोग इसको वोट करते हैं और वोट करने के बाद एक ही एमएलए जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत सकता है। यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हर एक एमएलए जो है वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक एमएलए अपना जो है वो स्टैंड करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन एक से ज़्यादा एमएलए जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत नहीं सकते हैं। और इनको जो अलग करते हैं वो करते हैं लोग जो एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए जो है इलेक्शन होता है, जो है अलग जो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो डाल सकता है, वो अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर सकता है। अब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है उन वोटर्स का, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोटर का। ये एमएलएज होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिन्होंने इसको वोट दिया है। ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करता है, जब ये इलेक्शन जीतता है तो ये स्टेट लेजिस्लेटर का एक मेंबर बन जाता है। अब एक मेंबर बनने के लिए, एक एमएलए बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन दैट हम इंडियन जो है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, शहरी
होना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी उम्र जो है एटलीस्ट 25 ईयर से अबव होनी चाहिए, एंड मस्ट हैव सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट, और जो भी प्रेसिडेंट जो है जो जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करेगा तो उसका होना भी लाजमी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनती कैसे है। जब इलेक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के ख़त्म हो जाते हैं, अब जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएलएज ज़्यादा जीते होंगे, ठीक है, हाफ से ज़्यादा नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पॉलिटिकल पार्टीज वन करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है, और उस पार्टी को पहले स्टेट में जो है गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा एमएलएज होंगे, जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएज ने इलेक्शन वन किया होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती है तो उस टाइम गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनाई जाएगी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे, अगर पहले जैसे जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब तो यूटी बन गई है, तो उस टाइम यहाँ पे जो है 87 सीट्स थी। 87 में से 43 सीट जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वोन करती थी वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती थी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को 43 सीट्स नहीं आती थी तो उस टाइम एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन हो जाती थी, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन होती हैं, जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती है गवर्नमेंट बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में जुड़ती हैं तो गवर्नमेंट बनाती हैं। उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि मिलीजुली सरकार। अब जो पॉलिटिकल जो मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी कि जब भी कहीं कोलिशन गवर्नमेंट होगी तब भी मेजॉरिटी पार्टी का हेड चीफ मिनिस्टर होगा। वो कंप्रोमाइज करेंगे सारी पार्टी कि हमने किसको जो है लीडर बनाना है, तो उस लीडर को जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 24 ईयर ऑफ अबो एज होना चाहिए, तो वो दोनों हाउसों में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का या लेजिस्लेटिव असेंबली का दोनों में से किसी एक का मेंबर होगा तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बन सकता है। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के क्या क्या है। चीफ मिनिस्टर सबसे पहले जो क्या होता है वो लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलएज का जो लीडर होता है स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। दूसरा, जितने भी मिनिस्टर जो हैं जो स्टेट में मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो सब जो है वो उन सबको इलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। उनको मिनिस्ट्री जो है एलोकेट करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रोटोफाइल जो उनको डिपार्टमेंट जो एलोकेट किए जाते हैं वो उन सबको चीफ मिनिस्टर एलोकेट करता है। थर्ड जो पावर एंड फंक्शन जो है, चीफ मिनिस्टर जो है एक मेन लिंक होता है गवर्नर एंड स्टेट कैबिनेट के दरमियान। जनरली गवर्नर जितने भी फंक्शन जो है एक्सरसाइज करता है स्टेट में वो किसके एडवाइस से करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और फोर्थ जो पावर एंड फंक्शन जो है, अब ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं उनको वो किसके साथ कम्युनिकेट करे, गवर्नर के साथ। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी डिसीजन लेते हैं तो उन डिसीजन का जो कम्युनिकेट करना जो है वो ज़रूरी होता है गवर्नर के साथ, और वो ये ड्यूटी किसकी है, चीफ मिनिस्टर की। इसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है एज ए स्पोकमैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से ली जाती है तो वो सारी कौन लेता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। 6 जो पॉइंट जो है, पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर। जितनी भी पॉलिसीज और जो काम का जो डिफरेंट मिनिस्टर्स के होते हैं उसको मॉनिटर और कोऑर्डिनेट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। वो कभी भी मीटिंग जो है बुला सकता है, यानी चीफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग कभी भी वो बुला सकता है, उनके साथ मीटिंग कभी भी वो कर सकता है। ये सारी पावर जो किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास, ठीक है।
अब जो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर की सलाह से ही गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम जो है डिसमिस भी कर सकता है और उसकी जगह किसी दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है। और चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर भी होती है कि अगर किसी मिनिस्टर को पहले एक डिपार्टमेंट दिया गया लेकिन वो उसको लेके दूसरा डिपार्टमेंट भी दे सकता है, यानी कि या अगर किसी को पहले एजुकेशन में जो है डिपार्टमेंट दे दिया, फिर बाद में उसको जो है वो पावर डिपार्टमेंट दे दिया, लेकिन फिर दोबारा से उसको पावर डिपार्टमेंट लेके दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो दे सकता है, यानी कि वो प्रोटोफाइल जो है कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे जो है पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास। अब जो सोल चैनल जो है, जो कम्युनिकेशन जो है चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटर के दरमियान जो है सोल चैनल जो है कम्युनिकेशन जो करता है वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है। बिल रेजोल्यूशन जितने भी पास किए जाते हैं लेजिस्लेटर में, लेकिन लेजिस्लेटर में लाने से पहले बिल का रेजोल्यूशन का अप्रूवल जो है चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी है। जब तक न उसका अप्रूवल होगा तब तक उसको लेजिस्लेटर में नहीं लाया जा सकता है, डिबेट के लिए नहीं लाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और जो जितने भी जो स्टेट मिनिस्टर जो है जितने भी कामकाज करेंगे, जितने भी काम करेंगे, उन सब का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो किसकी रहती है? चीफ मिनिस्टर की। यानी कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी काम करते हैं और उन सब के कामकाज का जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन देता है तो सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इट मीन दैट कि सब ने रिजाइन दे, इट मीन दैट कि उनकी चीफ मिनिस्ट्री उसी टाइम खत्म हो जाती है जिस टाइम चीफ मिनिस्टर जो है रिजाइन देता है, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो बनाता कौन है? उनको उनको चीफ मिनिस्टर बनाता है, लेकिन अगर वो खुद रिजाइन देता है तो सबकी जो है मिनिस्ट्री जो है वो उसी टाइम जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो है रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का काम क्या रोल है। अगर हम देखेंगे मीडिया जो है एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। किसी भी कंट्री में जो एक जो मीडिया जो है ये सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करता है। ये एक लिंक जो है, ये एक लिंक की तरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और जो लोग होते हैं जो इलेक्टोरल होते हैं यानी कि वोटर्स के दरमियान क्या करता है, ये एक मेन लिंक का काम करता है मीडिया। ये उनको हर एक मैसेज जो है कन्वे करता है लोगों तक, हर एक गवर्नमेंट के कामकाज के बारे में जो है वो क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है। यानी कि जितने भी कामकाज जो है, जो गवर्नमेंट जो जितना भी काम करती है उसका जो हर एक काम जो है वो लोगों तक जो पहुंचाता है, तो ये सारा पहुंचाने का काम जो है वो मीडिया करता है। मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इसमें न्यूज़पेपर आता है, टेलीविज़न आता है, ब्रॉडकास्ट आता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट आता है। ठीक है। तो मीडिया जो है इसका जो बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज जो है फॉर एंड वाइड रीच है। ठीक है। यानी कि हर एक कोने में जो आवाज़ जो पहुंचती है वो मीडिया की पहुंचती है। ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो परफॉर्मेंस होती है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने काम किया, तो ये सारा जो है ये मीडिया के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचता है। यानी कि गवर्नमेंट का हर एक काम काज, इसकी पॉलिसीज़ ये लोगों तक पहुंचती है। तो किसके ज़रिए है पहुंचती है? मीडिया के ज़रिए। अब मीडिया में कौन कौन सी आती है? न्यूज़पेपर आता है, टेलीविज़न आता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह सारा कुछ जो है ये मीडिया में आता है। मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जब भी वो कहीं जो कॉन्फ्रेंस जो है वो ले करते हैं तो उस टाइम जो है जो एक प्रेस रिलीज की जाती है। जो अब वो प्रेस रिलीज इसलिए की जाती है कि जितने भी उन्होंने डिसीजन लिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए, यानी कि उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया, उन्होंने कौन सी नई पॉलिसीज ली बनाई। ठीक है। तो ये सारी जो है ये जो है लोगों तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो मिनिस्टर जो वहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो वो सारे मीडिया चैनल्स को वहाँ पे बुलाते हैं और उनके ज़रिए जो है उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दूर दूर तक पहुंचती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है? जब मिनिस्टर जो हैं या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जब कोई मीटिंग बुलाते हैं और जब मीडिया को इनवाइट किया जाता है कि वो वहाँ पे आएँ, लाइव लोगों को दिखाएं और जो डिसीजन जो पॉलिसी जहाँ पे बनाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो उसको क्या किया जाता है? उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। सिमिलरली जो
पॉलिटिकल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, दूसरा जो है अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी जो है वो पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो स्टेट में जो काम करती है। इसी तरह से जो अपोजिशन होती है वो उसके कामकाज को नज़र रखती है। अगर जो गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है, वो कोई गलत काम कर रही है, वो कोई गलत पॉलिसीज बना रही है, कोई गलत लॉज बना रही है, तो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है ये लोगों को उनकी पॉलिसीज और जो है प्रोग्राम्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज जो अगर गलत होंगी तो लोगों को अवेयर करती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ये काम कर रही है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी है फिर ये क्या करती है, ये मीडिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस करती है, डिबेट करती है, और उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करती है, और लोगों को भी अवेयर करती है कि जो रूलिंग पार्टी है ये क्या कर रही है, इसने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से पॉलिसीज़ बनाई है। अगर कोई रूलिंग पार्टी जो कोई गलत काम कर रही है तो ओपोजिशन पार्टी का ये काम होता है कि वो लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ अपोज करें, उनको वो पॉलिसीज बनाने न दें जो सोसाइटी के लिए गलत हों। तो इस तरह से फिर उस टाइम ओपोजिशन पार्टीज क्या करती हैं, जो मास रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं, पब्लिक डिबेट ऑर्गेनाइज करती हैं, प्रोटेस्ट मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। थैंक यू।